हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे रे ऑप्टिक्स का 10th लेक्चर और आज के लेक्चर में अपना रिफ्रैक्शन पार्ट कंटिन्यू करते हुए आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। हमने हमारे पिछले लेक्चर में आपको बहुत सारे ऐसे फिनोमेना दिखाए थे जो कि रिफ्रैक्शन की मदद से होता है। उसके अंदर एक फिनोमेना हम सीखने वाले हैं जो कि है रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। हम पानी में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो कभी आपको उभरा हुआ दिखता है, कभी नीचे दिखता है, ठीक है। पानी से किसी ऑब्जेक्ट को देखो तो ऊपर दूर दिखता है। तो ये सब फिनोमेना कैसे होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है और कैसे इसके ऊपर जे मेंस में, जे एडवांस में क्वेश्चन आए हैं, सब कुछ आज के लेक्चर में टोटली कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा लेक्चर ध्यान से नोट करो, कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, क्वेश्चन साथ उसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। एक्चुअली होता क्या है, हम जो है जैसे मीडियम चेंज करते हैं, हमने सीखा है पिछले लेक्चर में कि रे ऑफ लाइट अपने पाथ से बेंड कर जाती है। अगर वो रेयर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी और डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है। उसी बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से जो है वो जो पॉइंट कहीं दूसरी जगह पर कन्वर्ट करता है और हमारी इमेज जो है दूसरी जगह पे बनती है, ठीक है। और इसीलिए हमको जो है रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ ये सब फिनोमेना दिखता है। जैसे कि आपने स्विमिंग पूल देखा होगा, वो आपको थोड़ा उभरा हुआ दिखता है अपने पार्ट से, तो वो भी होता है इसी फिनोमेना की वजह से। भाई क्या होता है कि रे ऑफ लाइट अपने पाथ से बेंड कर जाती हैं और जो है हमको उसका अपरेंट पोजीशन दिखता है। आप कोई कॉइन को रखो ग्लास में, आपको जो है थोड़ा ऊपर से दिखेगा कॉइन, तो वो भी प्रोसेस होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। उसके अंदर क्या है कि लाइट बेंड कर जाती है और इमेज जो है किसी दूसरे पॉइंट पर कन्वर्ट करता है और वहाँ पर अपनी इमेज दिखती है। तो उसको हम सीखते हैं भाई किस तरह से उसको फॉर्मूला आता है और कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है। यहाँ पर मैं पानी का एग्जांपल ले रहा हूँ। वैसे तो एक मीडियम होगा, मैं यहाँ पर पानी के जो मीडियम है उसको μ2 से डिफाइन करूँगा। तो पानी किसी कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास हो सकता है मीडियम, कैरोसिन हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है, उसकी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगी। इसलिए यहाँ पर मैं समझ लो एक लिक्विड लेता हूँ, चलो पानी नहीं है, एक लिक्विड है। एक लिक्विड है जिसका जो मीडियम इसका μ2 है, ठीक है। या तो ऐसा बोल दो, इस लिक्विड का जो यहाँ पर म्यू लिख दो यहाँ पे, ठीक है। इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब क्या है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब ये ऑब्जेक्ट का रियल डेप्थ है, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्चुअली में है। तो इस रियल डेप्थ को हम यहाँ पे बाउंड्री से मेजर करते हैं। ये सरफेस बाउंड्री है, ये सरफेस बाउंड्री है। मान लो ये जो मीडियम है म्यू ऑफ लिक्विड है और ये जो बाहर है मीडियम है, ये म्यू ऑफ को दूसरा मीडियम है। एक मान लो इसको बोल दो म्यू ऑफ इंसिडेंट मीडियम और यहाँ पे म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम, क्योंकि रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। एक्चुअली बहुत से बुक में यहाँ पर μ2 और μ1 लिखा रहता है। तो तुम्हें बताते हैं कि भाई μ2 क्या होता है, रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, μ1 क्या होता है, रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रही है। तो सारे कन्फ्यूजन को खत्म करते हुए आप सिर्फ इतना याद रखो कि ये म्यू इंसिडेंट मीडियम है, ये म्यू रिफ्लेक्टेड मीडियम है। जहाँ से रे निकलेगा वो म्यू इंसिडेंट मीडियम होगा और जहाँ पे रे जाकर रिफ्लेक्ट करेगा वो म्यू रिफ्रैक्टेड मीडियम होगा, ठीक है। इसको म्यू आर लिख देता हूँ मैं और इसको जो है लिख देता हूँ म्यू आई, ओके ओके। अब क्या है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रियल डेप्थ है। ऑब्जेक्ट का डेप्थ मेजर कहाँ से करते हैं, सारे डिस्टेंस मेजर करोगे आप बाउंड्री से, ठीक है। ये बाउंड्री सरफेस है, यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ डी, मतलब जहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट रखा है उस डिस्टेंस को मैंने ले लिया डी। अब क्या है, हमको ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, ठीक है। हमको ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। इसको थोड़ा साइड में ले देता हूँ कि बाहर का मीडियम जो है म्यू आर है। अब इमेज कैसे बनाएंगे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से दो रे लेके जाएंगे। भाई इमेज बनाना मतलब क्या, ऑब्जेक्ट से दो रे ले जाएंगे। मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर जो है कहीं यहाँ पे है, मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर कहीं यहाँ पे है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से हम दो रे लेके जाएंगे, एक रे लेके जाएंगे जो कि इससे मतलब इस तरह से सीधी हो। तो बस सीधी जो रे होती है, मतलब जो नॉर्मल के अलॉन्ग होती है, उसका तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। भाई ऐसे गई सीधा ऐसे निकल जाएगी, तो ये रे ऐसे निकल गई। चलो अब एक दूसरी रे ले जाते हैं जो कि इस तरह से कुछ बना रही हो एंगल, ठीक है। एक रे लेके जा रही है जो कि इस तरह से जा रही। अब क्या होगा कि रे यहाँ पे बाउंड्री पे आई, अब रे जा रही है डेंसर से, मतलब चलो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। मान लो ये इंसिडेंट मीडियम, मान लो रिफ्रैक्टेड मीडियम है। मान लो चलो इसका मीडियम ज़्यादा हो एग्जाम्पल के लिए, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो यहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे इस तरह से, यहाँ से रे ऑफ लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, क्लियर है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
बिकॉज इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। और यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होगा, यहाँ तो मैंने आंख ऐसी बनाई है, मान लो यहाँ पे जो ऊपर का ऑब्जर्वर है उसको ये ऑब्जेक्ट का, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज कहाँ पे दिखेगी उसको, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मान लो बाहर कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसकी इमेज कहाँ पे दिखेगी। तो इमेज बनाने का क्राइटेरिया क्या है कि दो रे गई हैं यहाँ पे, देखो एक रे ऐसे गई हैं और एक रे ऐसे गई हैं, ये दोनों रे जहाँ मीट करेंगी वही अपना इमेज बनेगा। तो भाई बाहर तो कोई रे कहीं मीट नहीं करेंगे ना, बिकॉज देखो डाइवर्जिंग रेस हैं, डाइवर्जिंग रेस बाहर कहीं मीट करेंगी नहीं, मीट करेंगी तो इसको हमको पीछे एक्सटेंड करा के मीट कराना पड़ेगा और वहीं अपना बनेगा इमेज। तो इस रे को पीछे एक्सटेंड करो और इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो कहीं आके इस पॉइंट पे इमेज बन रही है इसकी, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहीं यहाँ पे दिखेगी, क्लियर है। वर्चुअल इमेज आपको पता ही है बिकॉज हमने रे ऑफ लाइट को पीछे एक्सटेंड करा के बनाया है, तो इसकी ये जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज तो है नहीं, क्लियर है। तो अब हमारा जो क्या बोलते हैं इसके जो हम देखो हम साइड डिस्टेंस मेजर करते हैं बाउंड्री से, तो हमने रियल डेप्थ को डी लिखा था और अपरेंट डेप्थ है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट का अपरेंट डेप्थ है, ठीक है। जो फेक डेप्थ होता है ना उसको हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। और इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री, देखो बाउंड्री कंडीशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, हम डिस्टेंस ले रहे हैं बाउंड्री पे, मतलब सब मीडियम सेपरेटिंग बाउंड्री, मान लो यहाँ पे ऊपर कोई दूसरा मीडियम है, यहाँ पे दूसरा मीडियम है और ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री से सारा डिस्टेंस मेजर करेंगे हम, ठीक है। अगर ऊपर जाना होगा तो बाउंड्री से ऊपर लेंगे, नीचे जाना होगा तो बाउंड्री से नीचे लेंगे, इतनी बात समझना है, ओके। तो रियल डेप्थ डी, अपरेंट डेप्थ डी डैश। अब क्या होता है देखो ध्यान से, भाई ये मेरा इंसिडेंट एंगल है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये मेरा इंसिडेंट एंगल होगा ना भाई, इस सरफेस पे देखो रे ऑफ लाइट आई, ये नॉर्मल है, ये मेरा इंसिडेंट एंगल, और नॉर्मल से अवे जाता हुआ ये मेरा हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल, क्लियर है ना। ये रिफ्रैक्टेड एंगल और ये इंसिडेंट एंगल। अब हमको सॉल्व करना है कि डी डी डैश में क्या रिलेशन है। भाई हमको डी तो पता ही होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डी डैश क्या आ रहा है, अपर एंड डेप्थ, वो हमको ढूंढना है, क्लियर है। तो किस तरह से इसको प्रोसीड करेंगे, अब देखो ध्यान से कि ये लाइन और ये नॉर्मल, देखो ये नॉर्मल वाली लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, तो ये एंगल अगर आई होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी एंगल अपना आई होगा, है ना। भाई ये दोनों रेस देखो इस तरह से पैरेलल हैं, तो ये आई होगा तो ये भी आई होगा ना जेड रूल से, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल देखो आर है, ध्यान से देखोगे ये एंगल अगर आर है तो ये एंगल भी आर होगा कि नहीं, आप बताओ। देखो ध्यान से, इससे जितना ये टिल्ट होगा, देखो अगर ये एंगल आर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी एंगल आर होगा ना, देखो सेम ही तो है ये, देखो तो ये एंगल अपना हो जाएगा आर। इतनी बात समझ पड़ी। अच्छा अब दूसरी बात, अगर हम इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएं, इस सरफेस पे हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या लगाएंगे हम लिखेंगे μ1, देखो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, बताओ इस सरफेस पे लगाओ कैसे, रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, तो μ1 sin θ1 इस इक्वल टू लिखते हैं μ2 sin θ2, है ना। μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ1, μ2 sin θ2। μ1 क्या है मेरा, म्यू इंसिडेंट है, इसको म्यू इंसिडेंट लिखो आप, जिससे कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं आपको। भाई जो इंसिडेंट जहाँ से रे इंसिडेंट हुआ इंसिडेंट मीडियम, जहाँ पे रह गया वो रिफ्रैक्टेड मीडियम, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। म्यू इंसिडेंट लिखो। sin θ1 कितना एंगल बना रहा है, आई, तो यहाँ पे लिखोगे sin i इक्वल टू μ2 क्या है, रिफ्रैक्टेड मीडियम, तो म्यू आर लिखो रिफ्रैक्टेड मीडियम, और sin θ2, θ2 कितना एंगल बना रहा है, आर बना रहा है, तो sin r लिख दो यहाँ पे, ओके। इससे समझ पड़ा। अब देखो ध्यान से, ये हमारा एक इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसको। अब हमको डी और डी डैश भी लाना है किसी की तरह से सब्जेक्ट में, तो डी और डी डैश कैसे लाएंगे हम। अब ध्यान से यहाँ पर ट्रायंगल देख सकते हो, मान लो इसको नाम दे दो ओ, नाम दे दो इसको ए, दे दो इसको बी, दे दो इसको सी, दे दो कुछ भी दे दो। तो ओ ए सी ट्रायंगल देखोगे ना, अगर देखो ओ ए सी ट्रायंगल, ओ ए सी ट्रायंगल देखोगे मतलब ये वाला ट्रायंगल, तो कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से, ये डी है, ये मेरा आई है, और मान लो ये डिस्टेंस x है, ठीक है, ये डिस्टेंस x है, ये हो जाएगा x, यही तो है, और ये मेरा i है। तो यहाँ से मैं tan i क्या लिख सकता हूँ, tan i लिख सकता हूँ मैं x/d, क्लियर है। tan i क्या लिख सकता हूँ मैं, x/d। दूसरी बात, ये छोटा वाला ट्रायंगल लिखिए, ये वाला ट्रायंगल, तो इसके अंदर क्या होगा, इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB। अब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, tan r, देखो ध्यान से, छोटा वाला ट्रायंगल इस तरह से है ना भाई, ये डिस्टेंस अपना डी डैश है, ये r है, ये x है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, tan r इक्वल टू x/d डैश,
ओके, चलो इतना अब हम इतना तक लेके आए हैं। अब दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो ये रेज होनी चाहिए ना, ये क्लोज टू नॉर्मल होनी चाहिए। सारे रेज जो होने चाहिए क्लोज टू नॉर्मल, बिकॉज ये रे अगर मतलब बहुत दूर चली जाएंगी तो मतलब आई साइड से दूर चली जाएंगी ना। आप खुद सोचो कि अपनी आँख कितनी बड़ी होती है, किसी की भी आँख होती है मतलब जो देखने वाला प्रोडक्ट कितना बड़ा होता है, छोटा सा तो होता है। अगर ये रे बहुत दूर दूर होंगी तो ये रे दूर निकल जाएंगी, आँख के व्यू में आएंगी ही नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लिख लो कि रेज शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। रेज शुड बी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, वैसे भी हम ऑप्टिक्स में जितने भी रेस बात करते हैं वो जनरली मतलब जो है नॉर्मल के क्लोज होती हैं। मतलब हम जो है पैराएक्सियल रेस की बात करते हैं तो एक दूसरे के बहुत क्लोज होने चाहिए रेस। ठीक है, जिससे क्या है कि वो आई साइड अपने जो आंख है ना उसकी रेटिना के अंदर एंटर कर सकें। तो पैराएक्सियल रेस की हमेशा बात करते हैं। ठीक है, हमेशा हम किसकी बात करते हैं? पैराएक्सियल रेस। ओके, वैसे तो पैराएक्सियल रेस को बोला जाता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक हो, लेकिन दो रेस बहुत मतलब नज़दीक हो उसको भी बोल सकते हैं पैराएक्सियल रेस, मतलब बहुत छोटे छोटे की बात कर रहे हैं। तो भाई ये रेस बहुत अगर नज़दीक होंगी तो ये जो आई एंगल होगा ये बहुत छोटा होगा। अगर रेस बहुत नज़दीक होंगी तो आई एंगल बहुत छोटा होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? साइन आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan आई। अगर एंगल बहुत छोटा होता है ना तो साइन आई इक्वल टू आई इक्वल टू tan आई होता है। अब सोचो साइन जीरो कितना होता है? साइन जीरो होता है जीरो। tan जीरो कितना होता है? वो भी जीरो होता है। और बाकी ये तो जीरो है ही, तो सारे इक्वल टू जीरो हो जाते हैं। अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन आई और tan आई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मतलब जो है सेम हो जाती है। क्लियर है? ये हमने पढ़ा, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है अपना। मतलब इसको आपको पता होना चाहिए कि अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan आई। तो यहाँ पर जो साइन आई और साइन आर है ना उसकी जगह पर हम tan आई और tan आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और उसके ऊपर से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, बिकॉज साइन आई इक्वल टू tan आई हो गया है। तो फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ऊपर लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा म्यू आई इंटू साइन आई इक्वल टू tan आई है ना, तो tan आई की जगह पे वैल्यू पुट कर दो x अपॉन डी इक्वल टू म्यू आर इंटू tan ओके साइन आर है, साइन आर की जगह पर tan आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि है x अपॉन डी डैश। तो यहाँ से देखोगे x और x कैंसिल हो जाएगा और आ क्या रहा है अपना? म्यू इंसिडेंट अपॉन रियल डेप्थ इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टेड अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ये फॉर्मूला आपको नोट करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। म्यू इंसिडेंट अपॉन रियल डेप्थ, म्यू रिफ्रैक्टेड अपॉन अपेरेंट डेप्थ। और साइड डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करना है? साइड डिस्टेंस मेजर करना है बाउंड्री से। और ध्यान रखना है इसमें जो रेज होती हैं मतलब वो जो है नॉर्मल के बहुत ही नज़दीक होती है। ठीक है, रेज आर वेरी क्लोज टू नॉर्मल। ओके, इसके अंदर जो है लिख दो यहाँ पे ऑल डिस्टेंसेस should be measured from boundary। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। ओके, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट म्यू आई क्या है? म्यू आई है इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और म्यू आर क्या है? जहां पर रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, जो भी मीडियम मेरी रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्टेड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, म्यू आर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टेड मीडियम। और म्यू आई क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इंसिडेंट मीडियम। क्लियर है ना? ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। साइड डिस्टेंस मेजर करते हैं बाउंड्री से। ओके, तो चलो इसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, ध्यान रखना कि जो अपेरेंट डेप्थ डी डैश ये जरूरी नहीं कि हर बार छोटा ही है। अगर रेस ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ पे आएंगे ना तो डी डैश बड़ा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, यहाँ पर क्या हमने डेंसर से रेरा लिया था इसलिए छोटा आया है, रेरा से डेंसर लेंगे बड़ा भी आ सकता है। तो डी डैश बड़ा भी हो सकता है रियल डेप्थ से, डी डैश छोटा भी हो सकता है। क्लियर है? और मीडियम सेम कर दोगे तो सेम भी हो सकता है। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको समझ पड़ेगा। ओके, पहला क्वेश्चन करते हैं। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे वाटर है। ठीक है, और वाटर से जो है
18 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पर एक फिश है, ठीक है, वाटर से 18 सेंटीमीटर नीचे फिश है, और वाटर से जो है 18 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर एक बर्ड है, ठीक है, ऊपर एक बर्ड है और यहाँ पर फिश है। अब देखो मेरा पहला क्वेश्चन, ये 18 सेंटीमीटर ऊपर है, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 4/3 है, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है। अब देखो मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड द अपैरेंट डेप्थ ऑफ फिश, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना हमेशा, इसलिए मैं जानबूझ के क्वेश्चन जो क्वेश्चन का लैंग्वेज आता है उसकी तरफ में लिखा है मैंने। मैं आपको पूरा लिख सकता था फाइंड द अपैरेंट डेप्थ ऑफ द फिश एज सीन बाय द बर्ड, पर उसको कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द अपैरेंट डेप्थ ऑफ द फिश, मतलब फिश का हमको अपैरेंट डेप्थ फाइंड करना है। मतलब फिश का मतलब देखो रियल डेप्थ है, फिश का हमको जो है अपैरेंट डेप्थ फाइंड करना है, क्लियर है। तो फिश का अपैरेंट डेप्थ फाइंड करना है मतलब क्या, आपको देखो बहुत सी बात आपको ध्यान रखना है। मतलब फिश अपना जो है ना ऑब्जेक्ट के काम करेगा, फिश क्या है अपना ऑब्जेक्ट, और देख कौन रहा है, देख रहा है अपना बर्ड, ठीक है, देख रहा है अपना बर्ड, यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है बर्ड है, क्लियर है। तो फाइंड द अपैरेंट डेप्थ ऑफ द फिश एज सीन बाय द बर्ड, ओके। तो भाई इसका लैंग्वेज अपैरेंट डेप्थ ऑफ द फिश, मतलब फिश का हमको अपैरेंट डेप्थ फाइंड करना है, ठीक है। जब बर्ड दिख रहा होगा तो फिश क्या है, उसको नीचे दिखेगी ऊपर दिखेगी, किस तरह दिखेगी हमको, क्लियर है। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता फाइंड द अपैरेंट डेप्थ ऑफ द बर्ड, तब हमारा बर्ड जो है ऑब्जेक्ट बन जाता और फिश जो है अपना ऑब्जर्वर बन जाता, क्लियर है। तो अभी तो हमारा ऑब्जर्वर जो है बर्ड है, चलो इसमें लिख देता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन में दिया नहीं है। ऑब्जर्वर जो है अपना कौन है, बर्ड, और अपना ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है अपना फिश, क्योंकि फिश का अपैरेंट डेप्थ फाइंड करना है ना। तो रेज ऑफ लाइट कहाँ से निकलेंगी, रेज ऑफ लाइट को निकालना इंपॉर्टेंट काम है। तो रेज ऑफ लाइट कहाँ से निकलेंगी, ऑब्जेक्ट में से, मतलब रेज ऑफ लाइट इस तरह से निकल रही हैं, ठीक है, मतलब रेज ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब ये है अपना इंसिडेंट मीडियम और ये है अपना रिफ्रैक्टेड मीडियम, क्लियर है। यहाँ पे रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, कुछ बेंड कर जाएंगी अपने नॉर्मल से अवे की, चलो टुवर्ड्स, ये है अपना इंसिडेंट मीडियम और ये है अपना रिफ्रैक्टेड मीडियम, क्लियर है। इतनी बात समझ पड़ गई। अब किस तरह से प्रोसीड करेंगे हम, हमारा फॉर्मूला क्या है कि म्यू इंसिडेंट अपॉन डी इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टेड अपॉन डी डैश। तो इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 4/3, तो यहाँ पे लिखो 4/3, और डी कितना है अपना, डी है 18 सेंटीमीटर, इक्वल टू रिफ्रैक्टेड मीडियम का जो है म्यू क्या है 1, और अपना डी डैश क्या हमको ढूंढना है भाई, ये 18 मत लिख देना, डी डैश मतलब फिश का अपैरेंट डेप्थ कितना है हमको ढूंढना है, ठीक है, बिकॉज फिश 18 सेंटीमीटर पे है, तो 18 सेंटीमीटर से नीचे दिखेगी ऊपर दिखेगी वो हमको ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ से डी डैश की वैल्यू क्या आ रही है, देखो ध्यान से, 18 इंटू 3/4, तो यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 9 3 27/2, तो डी डैश की वैल्यू आ रही है 13.5 सेंटीमीटर। मतलब एक्चुअली में तो 18 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर बर्ड देखेगा इसको तो क्या लिखा है, फाइंड द अपैरेंट डेप्थ ऑफ द फिश। तो बर्ड अगर इसको देखेगा तो पहली बात तो देखो ध्यान से कि जो डी डैश अपना आया है वो कहाँ से आया है, डी डैश जो अपना आया है ना वो बाउंड्री से आया है, ठीक है, मतलब बाउंड्री से 13.5 सेंटीमीटर नीचे, मतलब इसका जो अपैरेंट डेप्थ आ रहा है यहाँ से वो 13.5 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब इसका जो फिश का इमेज बनेगा ना वो 13.5 सेंटीमीटर नीचे बनेगा। लेकिन इसको बर्ड देख रही, बर्ड से कितना डिस्टेंस पर है, तो बर्ड से कितना डिस्टेंस पर है 18 + 13.5। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं, ठीक है। तो एज सीन बाय द बर्ड लिखोगे, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 18 + 13.5, तब ना आंसर हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। अगर बाउंड्री से देखते हैं ना अपैरेंट डेप्थ तो 13.5 सेंटीमीटर है, लेकिन बर्ड जो है बाउंड्री से भी 18 सेंटीमीटर ऊपर है, तो टोटल अपना आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन को फाइंड करना था। इस केस के अंदर फिश जो था अपना ऑब्जेक्ट था और बर्ड जो था अपना ऑब्जर्वर था। चलो इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं और इसके अंदर हम बनाते हैं बर्ड को अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा अब हम देखते हैं। क्वेश्चंस करते तो आपको समझ पड़ता रहेगा।
अब यहाँ पर फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द बर्ड, फाइंड द अपरेंट डेप्थ नहीं लिख दो, हाइट लिख दो, क्योंकि हाइट है ना, क्योंकि वो प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, देखो पानी के अंदर डेप्थ लेते हैं भाई, एयर के अंदर हाइट लेते हैं, तो फाइंड द अपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड। तो बर्ड का हमको अपरेंट हाइट फाइंड करना है। तो इसके अंदर क्या होगा ध्यान से कि बर्ड जो है ना, बर्ड अपना ऑब्जेक्ट काम करेगा, मतलब रेज ऑफ लाइट यहाँ से निकलेंगे, सिंपल रेज ऑफ लाइट यहाँ से निकलेंगी। अब टुवर्ड्स द नॉर्मल गई कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आपसे कुछ मतलब नहीं है उसको, बस रेज ऑफ लाइट यहाँ से निकलेंगी, बस इतना आप ध्यान रख लो। मतलब ये हो जाएगा मेरा इंसिडेंट मीडियम और ये जो हो जाएगा मेरा रिफ्रैक्टेड मीडियम, बस इतनी बात का आपको ध्यान रखना है बस, और रेज ऑफ लाइट निकलना है, बात खत्म। तो लिखो म्यू इंसिडेंट अपॉन डी इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टेड अपॉन डी डैश। म्यू इंसिडेंट कितना है 1, डी कितना है 18 सेंटीमीटर, म्यू रिफ्लेक्टेड कितना है कितना दिया था हमको इसका, म्यू इसका कितना दिया था 4/3 दिया था ना, तो 4/3 और डी डैश कितना हमको ढूंढना है, तो डी डैश की वैल्यू क्या आ रही है देखो ध्यान से 18 × 4/3, तो डी डैश की वैल्यू आ रही है 24 सेंटीमीटर। मतलब बाउंड्री से जो है 18 सेंटीमीटर ऊपर था, लेकिन हमारा अपरेंट डेप्थ कितना है 24, मतलब जो है ये बाउंड्री से जो है 24 सेंटीमीटर ऊपर होगा, मतलब बर्ड जो है कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है 24 सेंटीमीटर ऊपर। लेकिन फिश को कितना दूर दिखेगा उसको, ठीक है, फिश से कितना डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस फ्रॉम फिश जो कि हो जाएगा 24 + 18, अपना आंसर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो देखो ध्यान से पहले केस के अंदर क्या था कि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही थी, तो हमको जो है इमेज जो है तो और नज़दीक दिखेगा हमको, आप ये याद रख सकते हो, ठीक है, जो कि क्या आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। डेंसर से रेयर में अगर रे ऑफ लाइट जाती है ना, तो हमको जो एक्चुअल पोजीशन होता है उससे कम डिस्टेंस पर दिखता है वो। लेकिन अगर रेयर से डेंसर में रे ऑफ लाइट जा रही है, रेयर से डेंसर में रे ऑफ लाइट जा रही है, तो जो भी उसका पोजीशन होगा उससे थोड़ा और दूर दिखेगा हमको, ठीक है, उससे थोड़ा हमको और दूर दिखेगा। मतलब ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में हो, ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में हो तो हमको और दूर दिखेगा वो, और ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में है तो हमको नज़दीक दिखेगा। क्लियर है, ये बात आप जो है क्वेश्चन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब क्या होता है इसके, ये तो इसका पहला टाइप हो गया। अब इसके बेस में और भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम जो है मल्टीपल मतलब मीडियम हो तो किस तरह से सॉल्व करना वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बीकर लेता हूँ, देखो इसको आपको 2 मेथड से कराऊंगा, एक तो लॉन्ग कट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड, दोनों से किस तरह से आंसर आता है आप उसको देखना। यहाँ पर क्या है कि मीडियम लेता हूँ, मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और एक ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये अपना एयर है जिसका μ = 1 है। अब क्या है कि मान लो इस मीडियम का जो हाइट है वो h1 है, मान लो इस मीडियम का जो हाइट है वो h2 है, ओके। मान लो h1 की वैल्यू यहाँ पर दी है 4 सेंटीमीटर और h2 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। और मान लो अपना ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर बॉटम में रखा गया है, तो फाइंड द इमेज, फाइंड द अपरेंट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जर्वर को या ब्रेंड इमेज ऑब्जेक्ट की कैसे दिखेगी उसको हमको देखना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल अप्रोच है कि हमको 2 बार रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा, एक तो भाई ये मीडियम पे और एक ये मीडियम पे। और आपको ध्यान रखना है कि जिस मीडियम पे आप रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा रहे हो उस मीडियम से आपको डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। तो भाई ये मीडियम है, तो इस मीडियम से देखो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है 4 सेंटीमीटर पर, और रेज ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जाएंगी, रेज ऑफ लाइट यहाँ से लेके यहाँ से, ये मीडियम से ये मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो हमको 2 बार रिफ्रैक्शन कराना है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन में क्या होगा, पहले लिखेंगे म्यू इंसिडेंट अपॉन डी इक्वल टू लिखेंगे म्यू रिफ्लेक्टेड अपॉन डी डैश। इंसिडेंट मीडियम कौन सा है, ये मीडियम, इस मीडियम से इंसिडेंट हो रहा है तो इसका μ1, चलो इसकी वैल्यू ले लो कोई, इसकी वैल्यू 4/3 ले लो, इसकी वैल्यू 2 ले लो, जिससे क्या है कि आंसर है अपना, ठीक है। तो म्यू इंसिडेंट मान लो 4/3 है, और डी डिस्टेंस कितना है, इस देखो बाउंड्री से डी डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, बाउंड्री से डिस्टेंस लेना होता है, ठीक है। इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टेड कितना है, म्यू रिफ्रैक्टेड है 2 और डी डैश हमको ढूंढना है। तो देखो 4 से 4 कैंसिल, तो डी डैश की वैल्यू आ रही है 6 सेंटीमीटर।
मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर नीचे था ना, यहाँ से 4 सेंटीमीटर नीचे, वो एक्चुअली इस बाउंड्री सरफेस से 6 सेंटीमीटर नीचे ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे दिखेगा, मतलब थोड़ा नीचे दिखेगा, ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पे दिखेगा, 6 सेंटीमीटर नीचे दिखेगा, बस वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मतलब एक्चुअली तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा, लेकिन जो है इसे 6 सेंटीमीटर नीचे दिखेगा, ओके, मतलब इस बाउंड्री से। तो ये तो हमारा पहला रिफ्रैक्शन हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब भाई इस ये मीडियम भी आ रहा है ना बीच में, तो यहाँ से अब जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, क्लियर है, तो रे ऑफ लाइट जो है, चलो इसको यहाँ ही बना लेता हूँ मैं। तो अब रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ जाएंगी, मतलब इस मीडियम से रे ऑफ लाइट ऐसे जाएंगी। अब देखो ध्यान से क्या है कि अब जब ये बाउंड्री सरफेस लेंगे ना, तो हमको डिस्टेंस सारे इस बाउंड्री सरफेस से लेना है। तो इस बाउंड्री सरफेस, देखो ये बाउंड्री सरफेस से ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 6, और यहाँ पर भी ये 6 है, देखो ये 6 है। तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट जो है 12 सेंटीमीटर नीचे, क्लियर है। मतलब इस बाउंड्री सरफेस से इसको ऑब्जेक्ट, ये देखो इसका इमेज बना, तो ये सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो वो 12 सेंटीमीटर नीचे है। और दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि ध्यान से देखो, ध्यान, किसी किसी बच्चे को डाउट आता है कि भाई सबको लगेगा इंसिडेंट रे यहाँ पर है, तो ये मीडियम तो अपना एयर है, तो अपना क्या इंसिडेंट रे एयर होगा, ऐसा नहीं है। देखो ये सरफेस को टकराने से पहले रे ऑफ लाइट कहाँ पे है, ये सरफेस को टकराने से पहले रे ऑफ लाइट μ=2 मीडियम में है, मतलब ये अपना इंसिडेंट मीडियम होगा। बहुत से बच्चे में ऐसा डाउट आ जाता है, सबको डाउट नहीं होता, लेकिन किसी किसी को डाउट होता है ऐसा कि μ=2 है यहाँ पे देखो, लेकिन रे एक्चुअली तो यहाँ से आ रही है, तो किसी किसी को लगता है कि ये अपना इंसिडेंट मीडियम होगा। नहीं, देखो ये वाला रिफ्लेक्शन तो हम करा चुके हैं, अब ये रिफ्लेक्शन बारी है ना, रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, तो ये इंसिडेंट मीडियम, ये रिफ्लेक्टेड मीडियम, क्लियर है। तब सेकंड रिफ्रैक्शन कराते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, म्यू इंसिडेंट अपॉन डी इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टेड अपॉन डी डैश। तो म्यू इंसिडेंट कितना है, इंसिडेंट मीडियम का म्यू =2 है, और डी कितना है, डी जो है 12 सेंटीमीटर है, क्लियर है। म्यू रिफ्रैक्टेड है एयर, और डी डैश, तो डी डैश की वैल्यू आ रही है 6 सेंटीमीटर। मतलब जो ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर नीचे था ना, वो एक्चुअली हम कन्वर्ट होकर यहाँ पर दिखेगा हमको 6 सेंटीमीटर नीचे, क्लियर है। मतलब इस बाउंड्री से 6 सेंटीमीटर नीचे। तो डी डैश की वैल्यू क्या आ गई अपना 6 सेंटीमीटर, ऑब्जर्वर जो है 10 इसके ऊपर है, इसको 6 सेंटीमीटर नीचे जो है अपना इमेज दिखेगा, क्लियर है। चलो ये आ गया। अब जो है इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट क्या होता है कि अब डायरेक्टली अप्लाई करो कि डी डैश इक्वल टू आएगा कि h1/μ1 प्लस h2/μ2 प्लस h3/μ3, जितने हो ऐसे, जितने मीडियम हो उतने, प्लस hn/μ1, जितने यहाँ पर मीडियम दिए हो उतने। यहाँ पर 2 मीडियम है, तो डी डैश की वैल्यू आ जाएगी h1/μ1 प्लस h2/μ2। तो h1 कितना है, देखो ध्यान से 4, μ1 कितना है अपना 4/3, h2 कितना है अपना 6, μ2 कितना है अपना 2। तो सॉल्व कर लो, देखो ध्यान से, यहाँ से डी डैश की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। शॉर्टकट से कितना आसानी से अपना आंसर आ गया, ठीक है। शॉर्टकट से कितना आसानी से अपना आंसर आ गया, क्लियर है। तो इस तरह से इसको प्रोसीड कर सकते हो। वैसे मैं रेकमेंड करूँगा आप डायरेक्टली ये मेथड यूज़ करो, बिकॉज क्या है कि देखो ध्यान से, अपना डी डैश की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो कभी कभी जो है इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कंफ्यूज कैसे होते हैं मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए जो है ये फॉर्मूला 2 मिनट भले लंबा लगे, लेकिन इसको आप यूज़ कर सकते हो। वैसे तो आप चाहो तो इसको भी यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आती है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलो ये अपना आ गया डी डैश 6 सेंटीमीटर। अब क्या होता है, कभी कोई क्वेश्चन में शिफ्ट पूछते हैं, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन में, चलो यहाँ पे लिख लो, ये अपना शॉर्टकट फॉर्मूला है कि डी डैश इक्वल टू h1/μ1 प्लस h2/μ2 ऐसे करके hn/μ1। चलो ठीक है। आज कभी कभार क्वेश्चन में शिफ्ट पूछते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट किस तरह से निकालोगे, शिफ्ट मतलब क्या होता है कि भाई फाइनल ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखा, तो कितना ऑब्जेक्ट जो है अपने पोजीशन से शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरह से निकालोगे हम, d माइनस डी डैश। मतलब पहले कितने पे था ऑब्जेक्ट, पहले तो 6 + 4 10 सेंटीमीटर पे, पहले था 10 सेंटीमीटर पे, और फाइनली कितने पे हो गया वो, देखो फाइनल बताना है, फाइनली हो गया 6 सेंटीमीटर पे। तो शिफ्ट आ जाएगा मेरा 4 सेंटीमीटर, शिफ्ट आ जाएगा मेरा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने शिफ्ट जो है इस तरह से निकाला। अब चाहो तो शिफ्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है। शिफ्ट का फॉर्मूला ये होता है कि h1
इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 1 प्लस H2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 2 करके जो है ऐसे प्लस H3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 3, इसे करके आप शिफ्ट निकाल सकते हो। देखो ध्यान से, हमें दो मीडियम है ना, तो H1 कितना है 4 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 4/3, तो 4/3 हो जाएगा 3/4 प्लस H2 है 6 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो निकालो ध्यान से, देखो कैंसिल करोगे तो 4 माइनस 3 1/4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1/4 प्लस 2 माइनस 1/2 मतलब हो जाएगा 6 इंटू 1/2। तो ये 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 2 3 है, तो अपना आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब बोलोगे शिफ्ट का फॉर्मूला आया कैसे, तो उसका प्रूफ मैं आपको 2 मिनट के अंदर दे देता हूँ। लेकिन आप देखो ध्यान से, डी डैश निकालना ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, शिफ्ट निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। शिफ्ट मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, देखो समझो क्या है वो, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से फाइनल इमेज कितना शिफ्ट हो गया। ठीक है, देखो 10 पे था, फाइनली आ गया 6 पे, तो इतना शिफ्ट हो गया। ओके, इधर इतना था, फाइनली इतना आ गया तो इतना शिफ्ट हो गया। ओके, पहले इतना था फिर इतना हो गया तो इतना जो है अपना शिफ्ट हो गया। इस तरह से इसको निकाला जाता है। ओके, अब शिफ्ट का फॉर्मूला कैसे आता है, देखो हम 2 मिनट में उसको प्रूफ ले लेते हैं। ये अपना एक कॉन्सेप्ट है, अभी जो है जेईई मेंस के सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, अभी शिफ्ट का फॉर्मूला आता कैसे, बस उसका प्रूफ दे देता हूँ आपको। अब क्या है कि यहाँ पे देखो, मैं एक मीडियम लेता हूँ, एक मीडियम से आपको प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, मान लो अपना ये जो है कोई मीडियम है जिसका रिफ्लेक्ट म्यू1 है। ठीक है, और मान लो ये जो है 1 है एयर वाला, और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, ये अपना हाइट जो है h है। ओके, तो क्या होगा कि रे ऑफ लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगी, तो अपना जो है हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि म्यू इंसिडेंट अपॉन डी इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टेड अपॉन डी डैश। ये निकाल सकते हैं। इंसिडेंट मीडियम कितना है म्यू, बाय रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है तो ये म्यू हो जाएगा। डी कितना है मेरा h, म्यू रिफ्रैक्टेड कितना है 1, तो डी डैश, तो डी डैश की वैल्यू आ रही है h बाई म्यू, तो वो तो हम निकाल सकते हैं। उसके बाद अब शिफ्ट ढूंढना है हमको, तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा सोचो, आप बताओ। डी माइनस डी डैश, एक्चुअली देखो h पे था, बार फाइनली आ रहा है h बाई म्यू पे, तो डी माइनस डी डैश हो जाएगा अपना शिफ्ट। तो डी कितना है मेरा h माइनस h बाई म्यू, तो यहाँ से क्या है कि h कॉमन निकाल लोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू हो जाएगा। तो ये तो एक मीडियम का है, वैसे बहुत सारे मीडियम होंगे, तो यहाँ पे शिफ्ट का डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हो आप कि h1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 1 प्लस H2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 2 करके जो है आप लिख सकते हो। ओके, तो इसका सिंपल सा प्रूफ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है शिफ्ट निकालने की। तो ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया अपना। अब मैं बता रहा था ना कि प्रॉब्लम क्या आती है, वो फॉर्मूला यूज़ करने में प्रॉब्लम ये है कि शिफ्ट से जो है आप शिफ्ट का फॉर्मूला तो निकाल लो कि हाँ भाई शिफ्ट जो है 4 सेंटीमीटर का आया, लेकिन उस देखो ध्यान से, हमने क्वेश्चन किया था वो वाला आपको बताता हूँ। देखो ये अपना ऐसा आया था, पहले 10 पे था, फाइनली यहाँ पे 4 सेंटीमीटर मिला था। ठीक है, पहले 10 पे था और फाइनली मिला था अपने को 6 सेंटीमीटर पे, तो शिफ्ट हमने निकाला 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमने रे डायग्राम से सॉल्व किया, देखो ध्यान से, हमने रे डायग्राम सॉल्व किया और हमको पता चला कि शिफ्ट जो है ऊपर की तरफ है। भाई मैंने बोला आपको शिफ्ट 4 सेंटीमीटर है, तो अब बताओ ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा, बताओ। भाई 10 सेंटीमीटर मैं बोलूँगा शिफ्ट 4 है, तो 4 नीचे भी हो सकता है 4 ऊपर भी हो सकता है ना। ये तो हमने रे डायग्राम से देखा कि यहाँ पे आ रहा है, तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे, इसलिए जो है मैं आपको रे डायग्राम रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आप शिफ्ट निकाल तो लोगे लेकिन वो ऊपर है कि नीचे है उसमें ढूंढने में प्रॉब्लम आती है। ओके, तो अपना जो नॉर्मल मेथड है उसको आप जो है उसको यूज़ करके अपना आंसर निकाल सकते हो। ओके, ये अपना प्रॉब्लम है कि शिफ्ट ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है वो हम पता नहीं लगा पाएंगे। मैं समझ पड़ा ना क्या बोला मैंने। जैसे आपका आंसर आ गया शिफ्ट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर वो बाउंड्री के ऊपर है या बाउंड्री के नीचे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के नीचे है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर है, वो कैसे निकालोगे आप। तो उसके लिए आपको जो है अपना रे डायग्राम चेक करना होता है, और रे डायग्राम के लिए अपना नॉर्मल मेथड यूज़ करना होता है। ओके, अब अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसके अंदर कि वेलोसिटी ऑफ फाइनल इमेज। पहले कॉन्सेप्ट सिखाते रहा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, वेलोसिटी ऑफ फाइनल इमेज इन डिफरेंट मीडियम। पहले भी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लेकिन उसके अंदर क्या था कि मीडियम सेम होते थे। अब मीडियम बदल जाए तो क्या वेलोसिटी होती है वो देखते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक फिश है, देखो फिश का एग्जांपल से लेता हूँ। फिश जो है यहाँ पे वी स्पीड से मूव कर रही है, मान लो अपना डिस्टेंस है डी। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, तो उसको क्या दिखेगी, उसकी स्पीड क्या दिखेगी, एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। तो किस तरह से प्रोसीड करना होता है क्वेश्चन के लिए, तो सिंपल भाई
कि रे डायग्राम यहाँ से यहाँ आएगा, ये मीडियम, मान लो मीडियम का म्यू है, मान लो अपना ये एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1 है, और ये मीडियम का जो है म्यू इक्वल टू म्यू है। ओके, तो किस तरह से प्रोसीड करेंगे, ध्यान से हम लिखेंगे म्यू इंसिडेंट अपॉन, देखो ये आपको मुझसे मेथड सिखा रहा हूँ। ओके, इसका जो आंसर आएगा फाइनल उस पर आप मत जाना, ठीक है। जो है आप प्रोसीजर सीखो किस तरह से करना है, बिकॉज अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ जाएंगी ना तो पूरी कहानी चेंज कर जाएगी। आप देखो ध्यान से, म्यू इंसिडेंट अपॉन डी इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टेड अपॉन डी डैश। इंसिडेंट कितना है म्यू, डी कितना है, देखो डी ही है, म्यू रिफ्रैक्टेड कितना है 1, डी डैश, तो डी डैश की वैल्यू आ रही है डी अपॉन म्यू, तो डी डैश की वैल्यू क्या आई, डी अपॉन म्यू। तो क्या करो, इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दो कि भाई डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज कर रहा है, वही तो अपना स्पीड हो जाएगा, ठीक है। ये हमने बहुत बार किया है। तो डी ऑफ डी डैश बाई डी टी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, म्यू तो कांस्टेंट होगा ना, और डी ऑफ डी अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा अपना वेलोसिटी ऑफ इमेज, अपरेंट इमेज, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अपरेंट, तो इमेज लिख दो, इक्वल टू 1 अपॉन म्यू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, फॉर्मूला तो कंडीशन के हिसाब से चेंज कर जाएगा। ओके भाई, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे, ऑफिस यहाँ पे होती है, मतलब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता, तो उसके करस्पॉन्डिंग म्यू की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। अब प्रोसीजर देखो किस तरह से करना है आपको। आप पहले ये जो शिफ्ट मतलब अपना फॉर्मूला से ये निकाल लो, उसके बाद उसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करके अपना आंसर निकालो। तो वेलोसिटी वाले क्वेश्चन में इस तरह से प्रोसीड करना होता है। ओके, तो होप्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा। इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ पड़ेगा। इसको रफ करके इसके बेस पे हम अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, इसको आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो, बाकी तो कॉन्सेप्ट तो इतना ही है, ठीक है। अ बर्ड इन एयर लुक्स अ फिश डायरेक्टली बिलो इट इनसाइड अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ ए कंटेनर इफ द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड एज एस्टिमेटेड बाय द फिश इज h2। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ध्यान से, ऊपर क्या है, एक बर्ड है और एक नीचे फिश है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान समझो, लैंग्वेज समझो क्वेश्चन का। इफ द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड एज एस्टिमेटेड बाय द फिश इज h2। देखो बर्ड कुछ हाइट पे है, फिश कुछ हाइट पे, वो हमको नहीं दिया है, सिर्फ इतना दे दिया है कि ये बर्ड को जो फिश दिख रही है जिस हाइट पे, वो हाइट अपना s1, वो हाइट अपना s1, ठीक है, h2, एंड द डिस्टेंस ऑफ द फिश एज एस्टिमेटेड बाय द बर्ड, मतलब डिस्टेंस ऑफ द फिश एज एस्टिमेटेड बाय द बर्ड इज h1। मतलब बर्ड को जो फिश दिख रहा है वो h2 है, फिश को जो बर्ड दिख रहा है वो h1 है। क्लियर है, मतलब बर्ड को फिश दिख रही होगी, बर्ड देखो फिश का कोई इमेज दिख रहा होगा, बर्ड उसको द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड एज एस्टिमेटेड बाय द फिश, सॉरी फिश बर्ड को जो दिख रही है ना वो डिस्टेंस h2 है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द फिश एज एस्टिमेटेड बाय द बर्ड, बर्ड को फिश जो है h1 डिस्टेंस पर दिख रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड क्या होगा, मान लो इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ठीक है, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, म्यू की वैल्यू हमको ढूंढनी है। क्लियर है, तो देखो ध्यान से, मान लो इसका जो हाइट है यहाँ से x है और यहाँ पे जो हाइट है ये y है, ये h1 h2 नहीं है भाई, h1 h2 तो इसको तो डिस्टेंस दिख रहा है वो है, अभी वो निकालना पड़ेगा हमको। तो कैसे करते हैं, एक बार हम पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला पार्ट कि डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय द फिश, एज सीन बाय फिश, जो कि हमको h2 दिया है, ठीक है, जो कि हमको h2 दिया है, वो h2 हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, ध्यान से, डिस्टेंस ऑफ द बर्ड एज सीन बाय द फिश, मतलब बर्ड जो है अपना ऑब्जेक्ट है, मतलब रेज ऑफ लाइट जो है यहां से यहां पे आ रही है, ठीक है, इस मीडियम से लेके इस मीडियम में आ रही है। तो किस तरह से इसको प्रोसीड करेंगे, क्लियर है। डिस्टेंस ऑफ द बर्ड एज सीन बाय द फिश, मतलब फिश जो है बर्ड को कहां दिख रही है, तो रेज ऑफ लाइट यहां से लेके यहां आ रही है, तो हम लगाएंगे म्यू इंसिडेंट अपॉन डी इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टेड अपॉन डी डैश। तो म्यू इंसिडेंट कितना है, देखो ध्यान से, ये मीडियम अपना, तो ये मीडियम तो अपना एयर है, तो हो जाएगा 1 अपॉन डी डिस्टेंस कितना है, डी डिस्टेंस है x, बाउंड्री से लेते हैं ना, ये डिस्टेंस है x। म्यू रिफ्रैक्टेड मीडियम कौन सा है, ये म्यू हो जाएगा, और डी डैश हमको ढूंढना है, ठीक है। तो डी डैश की वैल्यू आ रही है म्यू टाइम्स ऑफ x, मतलब एक्चुअली जो ये x दिख रहा है ना, तो ये बर्ड को जो है ये म्यू टाइम्स ऑफ x ऊपर दिखेगा, ये म्यू x, ओके, ऊपर दिखेगा ये, लेकिन एक्चुअली बर्ड्स को कितना डिस्टेंस पर दिख रही होगी, y प्लस म्यू x,
मतलब जो H2 की वैल्यू है ना, H2 की वैल्यू वो y प्लस म्यू एक्स है। समझे कि नहीं क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड एज सीन बाय द फिश इज H2। क्वेश्चन में ये लिखा है ना, द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड एज सीन बाय द फिश, तो वो कितना है? डिस्टेंस ऑफ द बर्ड एज फिश, हाँ, तो वो H2 है। तो H2 वैल्यू क्या है? y प्लस म्यू टाइम्स ऑफ x। ओके, इसी तरह से हमको पहला पार्ट भी करना पड़ेगा कि डिस्टेंस ऑफ द फिश एज सीन बाय द बर्ड, इसको यहाँ से नोट कर लो कि H2 की वैल्यू है y प्लस म्यू एक्स। अब इसको रफ करके हम जो है पहला वाला पार्ट भी कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि डिस्टेंस ऑफ द फिश एज सीन बाय द बर्ड। अब बर्ड जो है अपना ऑब्जर्वर बन गया, ठीक है, बर्ड जो है अपना ऑब्जर्वर बन गया, वो हमको H1 दिया है, क्लियर है। तो डायग्राम को चेंज करो, ये डिस्टेंस एज इट इज रहने दो, x और y। ओके, तो अब रेज ऑफ लाइट यहां से यहां निकलेंगी, क्यों पता है? क्योंकि एज सीन बाय द बर्ड ना, तो बर्ड ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट निकलती है ना। फिर से अपना फॉर्मूला लगाओ, ये इक्वल टू H1 दिया है, ठीक है। तो म्यू इंसिडेंट अपॉन डी इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टेड अपॉन डी डैश। तो म्यू इंसिडेंट कितना है? इंसिडेंट मीडियम कौन सा है? ये मीडियम, इसका है म्यू। डी कितना है? वाई। म्यू रिफ्रैक्टेड कितना है? ये एयर है, जिसका 1 है, और डी डैश हमको नहीं पता, तो डी डैश की वैल्यू आ रही है वाई अपॉन म्यू। डी डैश की वैल्यू क्या आ रही है? वाई अपॉन म्यू। अब हमको जो है क्या निकालना है? हमको निकालना है कि बर्ड से कितना डिस्टेंस पर दिख रहा है ये। तो बर्ड से दिखेगा एक्स, देखो एक्चुअली में यहाँ से ये जो है तो ऊपर दिखेगा, जो कि हो जाएगा वाई अपॉन म्यू, ठीक है ना, वाई बाई म्यू। पर यहाँ से कितना दिख रहा होगा? एक्स प्लस वाई बाई म्यू ना। तो जो H1 की वैल्यू है वो है एक्स प्लस वाई बाई म्यू। जे एडवांस कॉन्सेप्ट, जे एडवांस का जो है क्वेश्चन जिस तरह से फ्रेम किया गया है ना, वो जे एडवांस का क्वेश्चन बन सकता है। देखो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, लेकिन अपने को निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मतलब म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो बस अब तो मैथमेटिक्स रह गया है। H1 और H2 की वैल्यू मिल गई है। H1 की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस वाई बाई म्यू। देखो इसको आप खुद से प्रोसीड करो तो आपको समझ पड़ेगा, ठीक है। H1 की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस वाई अपॉन म्यू, और यहाँ से H2 की वैल्यू क्या है? वाई प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एक्स। बस इसमें क्या है, किसी एक की वैल्यू उठा के दूसरे में डाल दो। H2 की वैल्यू क्या है? वाई प्लस म्यू एक्स। तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है? H2 माइनस म्यू एक्स। तो H1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है? H2 माइनस म्यू एक्स अपॉन म्यू। बस इससे हमको म्यू की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। म्यू टाइम्स ऑफ H2 इक्वल टू एक्स प्लस म्यू एक्स प्लस H2 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ एक्स। तो म्यू एक्स और म्यू एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू टाइम्स ऑफ H2 इक्वल टू, एक मिनट, H2 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? म्यू टाइम्स ऑफ H2, ये म्यू एक्स माइनस म्यू एक्स कैंसिल हो गया, और म्यू टाइम्स ऑफ H2, सॉरी यहाँ पे H1 है ना, अच्छा यहाँ पे H1 है, सॉरी यहाँ पे H1 था, तो यहाँ पे आ जाएगा H1। तो म्यू टाइम्स ऑफ H1 इक्वल टू आ रहा है H2। तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई? म्यू की वैल्यू हो गई H2 बाई H1। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। अपना बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया गया हमको ध्यान रखना। इसके अंदर एक्स और वाई वैल्यू नहीं दिया था, इसको कितना दिख रहा है और इसको कितना दिख रहा है वो वैल्यू हमको दिया था, तो उसके ऊपर से हमको प्रोसीड करना था। तो होप सो क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। इसको रफ करके करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। देखो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन जो है JEE Mains 2020 का है। तो किस तरह से प्रोसीड करेंगे हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि वेसल ऑफ डेप्थ 2h इज हाफ फिल्ड विथ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2√2। चलिए वेसल बना लो जिसका हाइट है 2h, ठीक है। जिसका हाइट कितना दिया है हमको? 2h दिया है। क्या बोला? हाफ फिल्ड विथ इंडेक्स, देखो इसको दो पार्ट बना लो, जिसके अंदर ये ऊपर का जो पार्ट है वो 2√2 है, मीडियम का है, और नीचे का जो पार्ट है उसका म्यू की वैल्यू दी है √2। और क्या बोला? दोनों अलग अलग लिक्विड है, दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। तो द अपरेंट डेप्थ ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द बॉटम, मतलब ये बॉटम वाला पार्ट का जो है अपरेंट डेप्थ कितना होगा, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। डी डैश इक्वल टू H1 बाई म्यू1 प्लस H2 बाई म्यू2। सिंपल है ना, बस दो लिक्विड का सरफेस दिया, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। H1 कितना है अपना? देखो ये हाफ फील्ड है ना, ये अपना H होगा और ये भी अपना H है, क्लियर है।
तो डी डैश की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन पहला कितना है √2, उसके बाद हो जाएगा h अपॉन 2√2। बस सॉल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा अपना h अपॉन √2 प्लस h अपॉन 2√2, यहाँ से उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3h अपॉन 2√2 आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो 3√2h ऑप्शन को मैच कर रहा हूँ। ठीक है, और नीचे आ रहा है 4, तो अपने डी डैश की वैल्यू आ रही है 3√2h अपॉन 4। तो ये सिंपल क्वेश्चन था सेकेंड वाला, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस कर सकते हैं। अब चाहो तो आप रे ऑफ लाइट यहाँ से निकाल के उसको भी कर सकते हो। ठीक है, उस तरह से भी कर सकते हो। ओके, तो होप सब क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। अब जो है इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सिंपल क्वेश्चन था एकदम, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। उसी हिसाब से अब देखो थर्ड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्या लिया है, अ प्रिंटेड पेज इज प्रेस्ड बाय अ ग्लास ऑफ वाटर। मतलब क्या है कि यहाँ पर चलो ग्लास, एक ग्लास का वाटर है, इसका थिकनेस भी हमको कुछ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर पानी है और नीचे यहाँ पे पेपर है। ठीक है, ये पेपर रखा गया है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा गया है। ओके, पेपर है और एक ग्लास है यहाँ पे, इसलिए ऐसा बना है बिकॉज इसका थिकनेस भी है। ऑफ ग्लास ऑफ वाटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 1.5 एंड 1.3। ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। इफ द थिकनेस ऑफ द बॉटम ऑफ द ग्लास, ये बॉटम ऑफ द ग्लास का जो थिकनेस है ना, ये हमको 1 सेंटीमीटर दिया है, और डेप्थ ऑफ द वाटर, ये वाटर का जो डेप्थ दिया है हमको 5 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर है, तो हाउ मच ऑफ द पेज विल अपीयर टू बी शिफ्टेड, शिफ्ट पूछा है हमको, तो शिफ्ट के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपना। चाहो तो आप निकाल के फिर माइनस करो। देखो दो तरीके से कर सकते हैं इसको। क्या करो, पहले डी डैश निकाल लो, डी डैश की वैल्यू हो जाएगी h1 अपॉन μ1 प्लस h2 अपॉन μ2। सिंपल, h1 कितना है, देखो ग्लास है, देखो एक ग्लास है, वाटर है, दो मीडियम, एक ग्लास है और एक वाटर है। तो h1 कितना है ग्लास का, तो ग्लास का क्या है हाइट 1 सेंटीमीटर, μ1 कितना है 1.5, h2 कितना है वाटर जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, और μ2 कितना है 1.3। ओके, बस इसको सॉल्व करो। तो एक काम करते हैं 1.33 को मैं 4/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इजी हो जाएगा सॉल्व करने में, और 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 15/4, देखो 2/3 प्लस 15/4। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा 0.66 प्लस 4 3 12 3.75 है ना। 15/4 क्या होता है, 4 0 12 4 4 16 3.75। तो क्या करो, इसको ऐड करो, क्या हो जाएगा 7 + 30 14, तो 4.44 अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, 4.41। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है शिफ्ट कितना होगा। शिफ्ट मतलब एक्चुअल कितना था, देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर होगा तो 5 + 1 6, तो देखो शिफ्ट हो जाएगा d - d डैश, d - d डैश। एक्चुअली में 5 + 1 6 सेंटीमीटर पे था, बाद में आ गया 4.41, मतलब इसका 1 पॉइंट जो है कुछ आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.5 के आसपास आएगा। तो अपना करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बिकॉज 1.5 है यहाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4/3 ले लिया था ना, उसके हिसाब से सॉल्व करो तो अपना आंसर जो है मतलब 1.44 ऐसा कुछ आ रहा है। तो अपना सी के ऑप्शन है, सी के ऑप्शन के नज़दीक है क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली पूछा है। ठीक है, तो जो हमने इसको अप्रॉक्सीमेशन लेके सॉल्व कर दिया तो अपना सी के नज़दीक अपना आंसर आ रहा है, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ इसमें लॉजिक दौड़ाने वाली बात थी ही नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चाहो तो इसको शिफ्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लो, μ1 h1 = 1 - 1 अपॉन μ1 प्लस h2 × 1 - 1 अपॉन μ2, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उससे आप ट्राई करके देख लेना है इसको। तो इसको रफ करके करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। और वो क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो ध्यान से। इसमें अंदर क्या है कि मिरर वाला कॉन्सेप्ट और जो है ये डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट दोनों यूज हो रहा है। क्या है कि मेरे पास यहाँ पे एक वेसल रखा गया है, देखो ध्यान समझना क्वेश्चन। ठीक है, और वेसल के नीचे एक कॉन्केव मिरर रखा गया है, कॉन्केव मिरर। ठीक है, इस तरह से मिरर रखा गया है। ओके, और ये हाइट हमको दी है 5 सेंटीमीटर, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। ओके, पार्टिकल है मतलब उसको ऑब्जेक्ट मान लो, और कॉन्केव है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया है 40 सेंटीमीटर। क्लियर है,
स्मॉल पार्टिकल डायरेक्टली इज डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द वाटर। क्या लिखा है कि क्या लिखा है, अ स्मॉल पार्टिकल इज फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, द इमेज एज सीन डायरेक्टली अबव द ग्लास। मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पे है और ऑब्जर्वर को जो इमेज दिख रहा है ना वो क्या, इज अ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर। मतलब सर्फेस ऑफ वाटर से इमेज जो है डी डिस्टेंस नीचे है, ठीक है। तो डी निकालना है हमको, बहुत सिंपल क्वेश्चन, सर्फेस ऑफ वाटर से डी डिस्टेंस इमेज बन रहा है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, ध्यान से देखो। होगा क्या, पहले एक कॉन्केव मिरर है, ये ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई इमेज बनाएगा, ठीक है। और जो इमेज बनाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पे रिफ्लेक्शन करके अपना आंसर निकालेंगे हम। तो पहले तो देखते हैं कि ये इमेज कहाँ बना रहा है इसका, पहले तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो इमेज के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, क्योंकि मिरर के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज देख रहे हैं हम, ठीक है। वो अपरेंट डेप्थ वाला नहीं, अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट अभी हम लगाएंगे, पहले इमेज तो बना लो, उसके बाद हम जो है रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ऑब्जर्वर वाला, ओके। तो फोकल लेंथ कितना होगा, कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो -20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो है साइन कन्वेंशन में ध्यान रखना होता है। तो देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ होगा इस तरह से, तो देखो रेज ऑफ लाइट यहाँ से निकलेंगी, मतलब इस मिरर पे, तो ये डायरेक्शन अपना हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे वाला डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव, ओके। तो कॉरस्पॉन्डिंग ये डिस्टेंस जो दिया है हमको, हम फ्रॉम द पोल मेजर करते हैं ना, तो ये डिस्टेंस अपना हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो u इक्वल टू हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पुट करो -5 इंटू -20 अपॉन -5 + 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20/3 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। 100/15 आएगा, 20/3। तो देखो v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, v की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब 20/3 ऊपर नहीं होगा, नीचे बनेगा भाई, क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है अपना। अगर आपको याद हो तो ये डायरेक्शन अपना पॉजिटिव है, तो इसको साइड में हटाओ, इमेज जो है अपना कहीं बनेगा 20/3 नीचे, मतलब इस मिरर से 20/3 सेंटीमीटर नीचे इमेज बनेगा अपना। बट डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से, ये सरफेस से मत कर देना, वो तो दूसरा कॉन्सेप्ट है। अभी तो मिरर की बात कर रहा हूँ, तो मिरर से डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं हम, पोल से। तो पोल से जो है 20/3 सेंटीमीटर नीचे बनेगा इमेज, क्लियर है। तो v इक्वल टू आगे 20/3 सेंटीमीटर। लेकिन ये हमको नहीं पूछा है, हमको पूछा है कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है, उसको सरफेस से इमेज कितना नीचे दिखेगा। तो भाई अब अपना इमेज बन गया, चलो ये मिरर का काम खत्म, देखो इमेज बन गया, अब मिरर का काम खत्म। अब हमको जो है इस सरफेस से इस इमेज को देखना है। तो अब रेज ऑफ लाइट ऐसे आएंगी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर है। अब रेज ऑफ लाइट ऐसे आएंगे, तो फिर से अपने लगाना पड़ेगा वो वाला कॉन्सेप्ट, रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, म्यू इंसिडेंट अपॉन डी इक्वल टू हो जाएगा म्यू रिफ्लेक्टेड अपॉन डी डैश। पर ध्यान से देखना, अब ये मत बोल देना कि इंसिडेंट मीडियम ये होगा। मैंने आपको बोला है कि रिफ्लेक्शन के पहले रेज ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, वो अपना इंसिडेंट मीडियम होता है, क्लियर है। तो इंसिडेंट मीडियम अपॉन डी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड अपॉन डी डैश। तो इंसिडेंट क्या हो जाएगा, ये मीडियम, तो ये मीडियम को कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है क्या, म्यू की वैल्यू कुछ दी गई है, म्यू की वैल्यू दी होगी आई थिंक सो, हाँ वाटर, इसका 1.33 दिया है हमको, ठीक है। तो 4/3 ले सकते हैं इसको अप्रॉक्सीमेटली। तो क्या हो जाएगा, म्यू इंसिडेंट कितना हो जाएगा 4/3 अपॉन डी कितना है, डी डिस्टेंस इतना होगा, हाँ ये है डी डिस्टेंस, क्योंकि भाई हम सरफेस से लेते हैं डिस्टेंस ना। तो 5 + 20/3, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 5 + 20/3, तो हो जाएगा इसकी वैल्यू 15 + 35/3 हो जाएगी, ठीक है, 35/3 सेंटीमीटर। तो डी है 35/3 सेंटीमीटर इक्वल टू रिफ्रैक्टेड मीडियम कौन सा, एयर है, तो 1/d डैश, ठीक है। तो डी डैश की वैल्यू क्या आ रही है, देखो ध्यान से, ये 3 से 3 कैंसिल, तो डी डैश की वैल्यू आ रही है 30/3/4, इसकी वैल्यू कुछ आएगी 8.75 समथिंग, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो आंसर हो जाएगा वो 8.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर है। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। और किस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना था, देखो ध्यान से, पहले ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को देखो कॉन्केव मिरर में इमेज पीछे की तरफ बना, क्योंकि भाई आप देखो ध्यान से वो केस आ गया कि भाई देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इसका 40 था 20, देखो ऑब्जेक्ट जो है फोकस के अंदर रखा गया है, तो मतलब एनलार्ज इमेज बनता था ना दूसरी तरफ, वो वाला केस है ये। तो इमेज जो है इसका कहीं यहाँ पे बना, अब इमेज यहाँ पे बना तो इस सरफेस से इतना डिस्टेंस पर हो गया, तो उस पर हमने लगाया अपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला, तो वहाँ से अपने को दिखा 8.75 सेंटीमीटर पे अपना इमेज। तो ये अपना क्वेश्चन था जे मेंस का। होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा और आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।